आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खबर को डिकोड करने वाले हैं जिसने अचानक से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अटलांटिक महासागर में एक एक्सपीडिशन शिप पर एक वायरल आउटब्रेक हुआ है और सच कहें तो इसने कहीं ना कहीं कोविड-19 के शुरुआती दिनों की वो अजीब सी यादें ताज़ा कर दी हैं। देखिए, जब भी कोई नया वायरस सामने आता है तो अफवाहें आग की तरह फैलती हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और विज्ञान पर फोकस करेंगे। तो सबसे बड़ा और गंभीर सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है, क्या हम एक और वैश्विक महामारी के मुहाने पर खड़े हैं? चलिए इस सवाल की गहराई में चलते हैं और सीधे सोर्स मटेरियल से तथ्य निकालते हैं। हम समझेंगे कि आखिर वहां चल क्या रहा है, ये वायरस बर्ताव कैसे करता है और सबसे जरूरी बात, इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है। सेक्शन 1, द अटलांटिक शिप आउटब्रेक। कहानी शुरू होती है अप्रैल के आखिर में। एक लग्जरी एक्सपीडिशन शिप सुदूर साउथ अटलांटिक का सफर कर रहा था और अचानक हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ मरीजों को गंभीर हालत में एयरलिफ्ट करके यूरोप भेजना पड़ा और करीब 30 लोगों को सेंट हेलेना के एक रिमोट आइलैंड पर उतारना पड़ा। इस शिप पर 149 लोग सवार थे और ये ग्रुप कोई छोटा मोटा नहीं था। इसमें कम से कम 23 अलग अलग देशों के लोग शामिल थे। यूके, यूएस, जर्मनी और स्पेन के टूरिस्ट और उनके साथ एक पूरी इंटरनेशनल क्रू। एक सीमित जगह पर इतनी अलग अलग नेशनैलिटीज का होना ही इस ग्लोबल टेंशन का सबसे बड़ा कारण बन गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 149 लोगों में से 8 लोग इन्फेक्ट हुए, और वो भी हंटा वायरस के एक बेहद रेयर और खतरनाक स्ट्रेन से। सुनने में 8 का नंबर बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन इस वायरस की घातकता को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी बन गई। और बेहद दुख की बात है कि इस आउटब्रेक में 3 यात्रियों की जान चली गई। इनमें एक महिला थी जो साउथ अफ्रीका में पॉजिटिव पाई गई और 2 डच नागरिक थे। इन दुखद मौतों के तुरंत बाद ही दुनिया भर में एक मैसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभियान शुरू कर दिया गया ताकि इस वायरस की चेन को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने से रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2, व्हाट इज हंता वायरस। यहाँ पे इस जानलेवा खतरे के पीछे की साइंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैनिक से बचने का एक ही तरीका है, सही जानकारी। WHO ने कंफर्म किया है कि ये आउटब्रेक हंता वायरस के एंडीज स्ट्रेन से जुड़ा है। अब ये एंडीज स्ट्रेन इतना अलग और खतरनाक क्यों है? क्योंकि आमतौर पर हंता वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, लेकिन ये स्पेसिफिक रेयर स्ट्रेन इंसानों के बीच एक लिमिटेड लेवल पर फैलने की क्षमता रखता है। ये एक ज़ोनोटिक डिजीज है जो मुख्य रूप से संक्रमित चूहों के मल, मूत्र या लार के कणों को सांस के जरिए अंदर लेने से फैलती है। इन्फेक्शन होने के बाद शुरुआती 1 या 2 हफ्ते तो बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसे लगते हैं। तेज बुखार, ठंड लगना, पूरे शरीर और सिर में दर्द, बहुत ज्यादा थकान, खासतौर पर पीठ और पैरों की मांसपेशियों में दर्द, और साथ ही उल्टी या पेट दर्द। अब ये सिम्टम्स इतने आम हैं कि शुरुआती दौर में कोई भी इसे नॉर्मल फ्लू समझ बैठता है, जो इसका सही समय पर सटीक डायग्नोसिस होना बेहद मुश्किल बना देता है। लेकिन ये बीमारी एक नॉर्मल फ्लू पर रुकती नहीं है। ये बहुत तेजी से जानलेवा रूप ले सकती है। एक तरफ है हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जहां फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और दूसरी तरफ है हेमरेजिक फीवर, जो सीधे किडनी को टारगेट करता है और सीवियर किडनी फेलियर का कारण बनता है। ये बिल्कुल एक मेडिकल नाइटमेयर जैसा है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, आज की डेट में इसका कोई स्पेसिफिक इलाज या दवा नहीं है। मेडिकल सपोर्ट सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे में बचाव ही इकलौता रास्ता है। और ये बचाव कुछ सख्त एनवायरमेंटल हाइजीन स्टेप्स पर टिका है, जैसे कि चूहों वाले इलाकों से बिल्कुल दूर रहना, उनके वेस्ट मटेरियल्स के कांटेक्ट में आने से बचना, इन्फेक्टेड जगहों की पूरी सावधानी से सफाई करना और अपने आसपास हाई लेवल हाइजीन मेंटेन करना। सेक्शन 3, पैरेलल्स टू पास्ट आउटब्रेक्स। देखिए, इतिहास की घटनाओं को एनालाइज करने से डर अक्सर साइंटिफिक क्लैरिटी में बदल जाता है। WHO के डेटा पर गौर करें तो 2018 और 19 में अर्जेंटीना में बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन आई थी। एक बिना लक्षणों वाला इंसान एक सोशल गैदरिंग में गया, उस बंद जगह में लोगों का एक छोटा ग्रुप इन्फेक्ट हुआ, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो आउटब्रेक सिर्फ 34 केसेस पर ही पूरी तरह रुक गया। यानी शिप जैसी किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर एक वायरल क्लस्टर बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वायरस अनियंत्रित होकर पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। इसीलिए WHO का ये कोट बहुत कॉन्फिडेंस देता है। उन्होंने साफ कहा है कि हम ट्रांसमिशन की इस चेन को तोड़ सकते हैं और इसे एक बड़ी महामारी बनने की जरूरत नहीं है।
तो जब तक पब्लिक हेल्थ मेजर्स जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सख्त आइसोलेशन ठीक से अप्लाई होते हैं, एक्सपर्ट्स को पूरा भरोसा है कि इस खतरे को वहीं दबाया जा सकता है। आते हैं सेक्शन 4 पर, कंटेनिंग द रिस्क। इस स्पेसिफिक शिप वाले खतरे को हैंडल करने के लिए WHO ने 3 सबसे बड़े फैक्टर्स बताए हैं जो इस आउटब्रेक का भविष्य डिसाइड करेंगे। पहला, दुनिया भर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और तेज करना। दूसरा, ये वायरस कैसे फैल रहा है, उसके ट्रांसमिशन पैटर्न की डीप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। और तीसरा, इंटरनेशनल लेवल पर नए केसेस की लगातार मॉनिटरिंग। खैर, राहत की बात यह है कि शिप अब स्पेन के मैनेजमेंट के अंडर कैनरी आइलैंड्स की तरफ सुरक्षित रूप से बढ़ रहा है। अगर फिर भी किसी के मन में डर है तो WHO रिप्रेजेंटेटिव का ये क्लियर स्टेटमेंट सुनिए। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये किसी एपिडेमिक या पैंडेमिक की शुरुआत बिल्कुल नहीं है। कैनरी आइलैंड्स जैसी जगहों पर आम जनता के लिए रिस्क अभी के लिए बहुत कम बताया गया है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटेटिव जवाब है उन सारी सनसनीखेज अफवाहों के लिए जो ऐसी सिचुएशंस में नेचुरली बन जाती हैं। लेकिन भले ही रिस्क कम हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पूरी घटना को एक वेकअप कॉल मानता है। ये एक सख्त चेतावनी है कि रेयर पैथोजेंस को काउंटर करने के लिए थेरेप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स और वैक्सीन्स की रिसर्च में ग्लोबल लेवल पर लगातार पैसा लगाना कितना ज़रूरी है। ये वही मेडिकल इन्वेस्टमेंट है जो सच में हज़ारों जानें बचाती है। और यही बात इस एक्सप्लेनर के सबसे आखिरी और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हमारे पब्लिक हेल्थ मेजर्स एक भीड़भाड़ वाले शिप पर एक जानलेवा वायरस को रोक सकते हैं, तो क्या दुनिया सच में उतनी तैयार है कि अगले अनजान वायरस के हमले से पहले ही जरूरी साइंटिफिक रिसर्च को फंड कर सके? इस बार सिस्टम जरूर जीत गया, पर भविष्य की सुरक्षा पूरी तरह से हमारी एडवांस्ड प्लानिंग और एक्टिव साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट पर ही